हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब जो है हम एकदम क्रूशियल टाइम एंड टाइम पे आ चुके हैं, जिसमें ज़्यादा कुछ नया अब तो आप लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, है ना। अब जितना हो आप लोग जितना पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करने में फोकस करिए, अलग अलग क्वेश्चंस करने में फोकस करिए, है ना। और सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना चाहिए, है ना, क्योंकि अब नया कुछ भी पढ़ेंगे तो फिर उसको रिवाइज कब करेंगे, ऐसा टाइप्स हो जाएगा, है ना। और जितना हो सके पीवाईक्यूज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को, अपने जो भी आपने रूटीन फॉलो किया है, जो भी सारी चीजें किया है, उन सब चीजों को एक बार आप एनालाइज कर पाए, है ना। तो ये चीज आप एक बार जरूर कर लीजिएगा। हमारी भी टेस्ट सीरीज चल रही है ना, जिसमें हम वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं फॉर ऑल दी टेस्ट। उसमें यूनिट वाइज टेस्ट भी है, मिक्स टेस्ट भी है और एफएमटी भी है, ठीक है। तो आप उनको चाहे तो उनको परचेस कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी एक पेपर उठा लीजिए, कोई भी सेट का हो, या अगर आपने एमपी सेट के पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो उनको भी उठा सकते हैं। और अपना जस्ट 2 घंटे का टाइम स्लॉट लगा लीजिए, और फिर पूरे 2 घंटे के टाइम स्लॉट में, ताकि आप लोगों को एक पता चले कि हमने जो प्रिपरेशन की है उस प्रिपरेशन को 2 घंटे में आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, कितनी सारी चीजें कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 24 के, है ना, जो सेट का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जितने क्वेश्चन बच जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बाउंडेशन है बहुत ज्यादा, ठीक है, जितने क्वेश्चन बच जाते हैं उसको हम वो ऐप में डाल देंगे, तो आप ऐप में देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर चालू करते हैं क्वेश्चंस को, जो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मैथमेटिक्स का, ठीक है। और इससे आप लोग एनालिसिस भी कर पाएंगे कि वेटेज वगैरह कितना क्या ज्यादा है, ऐसे टाइप्स का, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि फ्लक्स ऑफ ए वेक्टर फील्ड, मतलब इसका फ्लक्स निकालना है। क्या करना है, इसका फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स किससे निकाला जाता है जनरली? डाइवर्जेंस, किसी का भी डाइवर्जेंस जो है वो फ्लक्स बताता है, तो उनको फ्लक्स बताता है ना। ठीक है, तो जो कोई भी फील्ड का डाइवर्जेंस जो है वो उसका फ्लक्स बताता है, तो इसका हमको डाइवर्जेंस लेना है, मतलब हमको डेल डॉट वी निकालना है, इज इक्वल्स टू कितना होगा ओवर अ यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब मतलब जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी वन है, वाई कोऑर्डिनेट भी वन है, जेड कोऑर्डिनेट भी वन है। तो इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हो आप, है ना। आप इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हो। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा, देखो बहुत क्विक सॉल्व करूंगी ताकि ये वीडियो लेंथी ना हो। आपको इसका पीडीएफ डिटेल सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप की लिंक होगी, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। हमको क्या निकालना है, फ्लक्स। और ये क्या चीज हुई, अल्टीमेटली ये क्या है, फ्लक्स ही तो है ना। क्योंकि हम जब फ्लक्स लिखते हैं तो फ्लक्स क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, है ना। तो हम क्या करेंगे, ओवर द यूनिट जो हमारा वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में इसका डाइवर्जेंस लेंगे, और वही फ्लक्स के बराबर होगा। बस, तो यहाँ पे इस वैल्यू को लिख दीजिए। इसका डाइवर्जेंस लीजिए किसके रेस्पेक्ट में, डाइवर्जेंस क्या था, आई आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई, है ना। ठीक, और डॉट क्या हो जाएगा, और ये 2 y z के कैप, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड। अब बस इसका डॉट प्रोडक्ट करना, ठीक है। और इंटीग्रेशन क्या लोगे, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। और बस इसको सॉल्व करना है। देखो, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, ठीक। तो ये क्या है,
y का टर्म है तो इसका 0 हो जाएगा डेरिवेशन। इसका इसके साथ करोगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। ठीक है, और इसका z के साथ करोगे तो क्या बचेगा, 2y बचेगा। इनटू क्या आ जाएगा, dx dy dz। अब जो z है तो उसका कोई यहाँ पे तो कॉम्पोनेंट है ही नहीं, तो हम z का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इंडिविजुअल z ही आएगा 0 से 1 लिमिट। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। मतलब इसमें दोनों में टर्म्स अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। या फिर इसको अगर हम ऐसा बोलें तो इसको कुछ इस प्रकार से करते हैं हम। देखो मैं आपको इसको बता रही हूँ। एक टर्म क्या हो जाएगा, देखो लिमिट सबके लिए लिख दे रही हूँ ना मैं, ओवर द क्लोज्ड वॉल्यूम 0 से 1, मतलब इसमें x भी है, y भी है, z भी है। एक टर्म क्या आएगा, 2x, और एक टर्म आएगा हमारा 2y dx dy dz। अब इसका करोगे तो y के रेस्पेक्ट में 1, z के रेस्पेक्ट में 1, किसके सिर्फ x के रेस्पेक्ट में आएगा, x के रिस्पेक्ट में आएगा तो क्या आएगा, वो बता रही हूँ, 2x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट 0 से 1 हो जाएगी, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 2y² बाई 2 और लिमिट 0 से 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 दैट इज द 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से जो हमारा लीनियर इक्वेशन दिया है, ये लीनियर इक्वेशन जो है ये क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा हीट एंड ट्रायल मेथड आप यूज करिएगा, वो ज्यादा बेटर होता है हीट एंड ट्रायल मेथड करना। तो कोई एक को दो को सॉल्व करो, है ना, और एक वैल्यू निकालने की कोशिश करो, और ये मैच करने की कोशिश करो कि वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। जैसे मान लो मैंने ये दोनों इक्वेशंस लिया, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली इक्वेशन में मैं इस इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिख देती हूँ उस चीज को, इसमें मैंने इंटू 2 किया तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y प्लस 8z इज इक्वल्स टू 10। अब इसको सॉल्व करो तो सब्सट्रैक्ट करो तो ये कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 6 आएगी, y की वैल्यू 6। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करो, ये जो दोनों दिया, या फिर इसको और इसको ले लो, किसी भी कोई भी दो को ले सकते हो आप, है ना। मैं फर्स्ट और थर्ड ले रही हूँ। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड लिया, यहाँ पे मैं फर्स्ट एंड थर्ड ले रही हूँ क्योंकि आसान हो जाएगा। x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल्स टू 5 और x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 9। सब्सट्रैक्ट करो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू -1। क्या y की वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये तो इनकंसिस्टेंट रिलेशन है। और y की हमको मल्टीपल वैल्यूज मिल रही है, हम एक ही इक्वेशन को अलग अलग तरीके से, मान लो ये लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है तो हम कुछ भी करें हमको y की वैल्यू तो सेम आनी चाहिए, तो y की वैल्यू हमको मोर देन 1 मिल रही है, तो सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और इसका कोई एक नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट तो नहीं बोल सकते, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट बोल सकते हैं, और मैनी सॉल्यूशन भी, अगर इसमें आप लोगों को मैनी सॉल्यूशन आता तो भी ऑप्शन सही होता, मैनी सॉल्यूशन का। लेकिन यहाँ पे क्या यूनिक सॉल्यूशन, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये मोस्ट क्लोजेस्ट सही आंसर है, बाकी राइट आंसर तो यही होना चाहिए कि दीज आर इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट एंड मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, क्योंकि देखो y का एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये कैले हैमिल्टन थ्योरम से सॉल्व होता है ना। एक भी दिया है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके इस चीज को सॉल्व करो, तो ये इक्वेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए
into A matrix plus determinant of A into identity matrix equals to 0. A square ट्रेस कितना होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारा? ये। तो ये 2 cos थीटा A, और इसका डिटरमिनेंट लोगे तो क्या हो जाएगा? देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट हमारा 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा A प्लस आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा A इंटू ए इनवर्स प्लस आई ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, एक ए बचेगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और ये क्या हो जाता है? ए इनवर्स ही होता है। हमको क्या निकालने के लिए बोला? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ही बोल रहा है, तो ए इनवर्स को इधर लिखो, सारी चीजों को उधर भेज दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा 0 0 2 cos थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, माइनस जो हमारा ए दिया हुआ है, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहो तो इस मेथड से भी निकाल सकते हो, जो हम स्कूल लेवल पे पढ़ते थे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। एडजॉइंट क्या माइनस होता है, तो उससे भी कर सकते हैं ये चीज को, ठीक है, उससे भी किया जा सकता है, दोनों मेथड एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसल बेसल फंक्शन का दिया हुआ, तो देखो ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जे एन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है आप लोग को पता होनी चाहिए, क्या होती है? अंडर रूट ऑफ 2 बाई पाई एक्स, और ये साइन एक्स होता है, अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो ये क्या आ जाता है? कॉस हो जाता है ना, ये चीज पता है ना, ठीक है। अब आपको क्या बोल दिया? हाफ दे दिया एन की जगह, तो आप हाफ पुट कर दो, और ये पाई पाई किसकी जगह? एक्स की जगह, तो एक्स की जगह पाई पुट करो, और क्या बोलते हैं, एन की जगह आप हाफ पुट करो, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 बाई पाई। अगर ये चीज कॉस के लिए करते तो कॉस के लिए क्या हो जाता है? ये पाई बाई 2, और पाई बाई 2 की कॉस की वैल्यू क्या होती है? 0। तो अगर ये कॉस दिया होता तो फिर 0 सही आंसर होता है। अब यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोल रहे हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का निकालने के लिए। अब लाप्लास निकालना है एफ ऑफ टी का, तो इसका आपको लाप्लास निकालना है, इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ये लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। बस तो उसका लाप्लास निकालो, लाप्लास एक किसका निकलेगा? एक लाप्लास किसका निकलेगा? हाफ का, और एक किसका निकलेगा? लाप्लास कॉस 2 ओमेगा टी का। हाफ का क्या होता है? 1/s होता है, तो ये 1/2s हो जाएगा, है ना, और ये हाफ हो जाएगा। और कॉस का क्या होता है? कॉस का लाप्लास क्या होता है? कॉस ऑफ टी का क्या होता है? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 1, तो ये एस स्क्वायर अपॉन, या इसको ए लिख दो, ये होता है लाप्लास। बस यहाँ से वही फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा? एस, ठीक है, 1/2s माइनस ऑफ एस अपॉन 2, मैं दोनों से 1/2 कॉमन निकाल सकती हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा? एस स्क्वायर माइन प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 2 ओमेगा स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, लाप्लास से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट भी आप लोग कर सकते हो, और क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर ऑफ रैंक एम एन एन इज अ टेंसर ऑफ रैंक, देखो,
कभी भी दो टेंसर का अगर प्रोडक्ट होता है, जैसे मान लो ये टेंसर एक है, ये टेंसर बी है, ठीक है, तो इनका जब आप प्रोडक्ट करते हो तो इनका रैंक का जो होता है वो एडिशन हो जाता है। ये चीज याद रखना। तो दो टेंसर है, एक का रैंक m है, एक का रैंक n है, तो इसका प्रोडक्ट का रैंक कितना हो जाएगा, n+n। ठीक है, ऐड हो जाता है। एरर इन सेकेंड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर का फॉर्मूला होता है कि एरर का ऑर्डर कितना होता है, तो h की पावर r+1, यहाँ पे r क्या हो जाता है हमारा, ये जो एरर, नॉट ऑर्डर, दिस इज एरर, ठीक है, और ये होता है हमारा ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए बोला, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए r की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो सेकेंड के लिए एरर कितना हो जाएगा, h³ का, और फोर्थ के लिए एरर कितना हो जाएगा, h की पावर 5 का, h³ और h की पावर 5 सही आंसर हो। ठीक है, जब रिलेटिव स्पीड स्मॉल होती है ना मैम, रिलेटिव स्पीड स्मॉल, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या बोल रहा है, वेलोसिटी इज वेरी 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 लेस देन c, यही तो स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है। द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बिकॉज, तो देखो सबसे पहले आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्म और गैलीलियन ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन पता होना चाहिए, है ना। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, x प्राइम इज इक्वल्स टू x माइनस वी टी ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, अगर x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो, है ना। y प्राइम अनचेंज होता है, z प्राइम अनचेंज होता है, t प्राइम चेंज होता रहता है ना, ये होता है t प्राइम। और ये क्या होता है, x प्राइम इज इक्वल्स टू x माइनस वी टी, y प्राइम इक्वल्स टू y, z प्राइम इक्वल्स टू z, और t प्राइम इज इक्वल्स टू t। जब ये बहुत लेस हो गया तो ये चीज बहुत छोटी हो जाएगी, मतलब 1/c² जो है वो टेंड्स टू 0 बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है c किसके कंपेयर में, v के कंपेयर में, बोल सकते हैं। तो हमारा x प्राइम कितना हो जाएगा, x माइनस वी टी, क्योंकि ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा। y प्राइम कितना हो जाएगा, y, z प्राइम कितना हो जाएगा, z, और t प्राइम कितना हो जाएगा, t, क्योंकि ये वाला टर्म भी जो है वो नेग्लेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल हो जाएगा, ये तो छोटा ही है और ये बहुत बड़ा है उसके कंपेयर में। ये किसकी बात है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्म की। और हमारा जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, x प्राइम इज इक्वल्स टू x माइनस वी टी, y प्राइम इक्वल्स टू y, z प्राइम इक्वल्स टू z, t प्राइम इक्वल्स टू t। देखो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, तो क्या सेम हो गया, है ना। क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन c, ये तो गलत है, खुद ही बोल दिया है कि जब रिलेटिव वेलोसिटी स्मॉल। बोथ सिस्टम में टाइम जो है सेम हो गया, देखो बोथ सिस्टम में टाइम सेम है, सही है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये चीज हुई है क्या, नहीं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बताता, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। इसकी जगह अगर बोलता कि दोनों सिस्टम में पोजीशन ऑफ एक्स भी सेम हो गया है ना, पोजीशन ऑफ एक्स भी सेम है, तो भी सही ऑप्शन होता, तो भी सही करते, क्योंकि देखो एक्स भी जो है वो सेम हो चुका है, ठीक है, तो भी आप इस चीज को सही कर सकते थे, बट यहाँ पे नहीं दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो 4 डायमेंशन वॉल्यूम एलिमेंट होते हैं, एक तीन तो क्या हो गए हमारे, पोजीशन, और एक हमारा टाइम हो जाता है ना, तीन हमारा क्या है, पोजीशन, और एक हमारा टाइम। तो ये जो होते हैं 4 डायमेंशनल या 4 वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है, ये इनवेरिएंट होता है अंडर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फिर है हैमिल्टोनियन चार्ज पार्टिकल का मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो मैंने बहुत बार बताया है ना, और इजी क्वेश्चन है, क्लास के टाइम पे भी बताया है। और वैसे भी कुछ कुछ बेसिक जो आप लोगों को हैमिल्टोनियन हो गया, लैग्रांजियन हो गया, कुछ कुछ सिस्टम के ही पता होने चाहिए, इसका मैं लैग्रांजियन भी लिख दे रही हूँ, ठीक है, प्लस q/c r r.a, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल दोनों का काम आता है, ये है ना, वेलोसिटी है ये, माइनस q/5, ठीक है। तो इसकी जगह आपको लैग्रांजियन पूछता तो ये कर सकते थे, हैमिल्टोनियन पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। डायमेंशन सिंपल डायनामिकल सिस्टम में देखो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल है, जिसको हम हैमिल्टोनियन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये तो हमारा क्या बोलते हैं, लैग्रांजियन है ना।
तो ये तो हमारा कांस्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो सिस्टम की कांस्टेंट होती है, जो कि हैमिल्टोनियन, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से पता चलता है। ठीक है, हैमिल्टोनियन जो है इज नॉट एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब पता है, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है कि हैमिल्टोनियन डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है ना, इनडायरेक्टली हो सकता है मोमेंटम टाइम पे डिपेंड करे, है ना, पोजीशन टाइम पे डिपेंड करे, बट तुम्हारा हैमिल्टोनियन डायरेक्टली टाइम पे डिपेंड नहीं, मतलब हैमिल्टोनियन जो आप लिखोगे, जैसे यहाँ पे ये जो हैमिल्टोनियन था, इसमें कहीं टाइम का टर्म दिख रहा है, तो ये एक्सप्लिसिट, ये क्या कहलाएगा, नॉट एक्सप्लिसिट हैमिल्टोनियन। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम की डिपेंडेंसी डायरेक्ट नहीं है, अगर डायरेक्ट होती है तो वो एक्सप्लिसिट कहलाता है, नहीं होती तो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। जैसे इसमें तुम्हारा मोमेंटम डेफिनेटली टाइम का फंक्शन होगा, है ना। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, इसका मतलब टाइम का फंक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम का फंक्शन है, तो क्या होता है। तो ये चीज हम हाइजेनबर्ग की इक्वेशन से भी करते हैं, जो हमारी किस में आती है, क्वांटम में, और सेम चीज आपकी आती है क्या बोलते हैं, पॉइजन में, है ना, जिससे हम फोर्स का मोशन निकालते हैं, कांस्टेंट मोशन। तो ये इक्वेशन फॉर्मेट, एक्चुअली इक्वेशन ऐसे होती है, या कोई भी फंक्शन होता है, उस फंक्शन का हैमिल्टोनियन के साथ कॉम्यूटेशन लेना, और अगर वो फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डेरिवेटिव करना, क्योंकि हैमिल्टोनियन है नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। खुद का खुद के साथ कम्यूटेशन या पॉइजन ब्रैकेट हमेशा जीरो होता है, तो वैल्यू जीरो आएगी, मतलब हैमिल्टोनियन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, मतलब हैमिल्टोनियन कैसे है, कांस्टेंट है। इसमें बहुत बार दूसरे दूसरे फंक्शन दिए रहते हैं और पूछता है कि ये कांस्टेंट ऑफ फोर्स है कि नहीं। कांस्टेंट ऑफ फोर्स का मतलब कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है कि नहीं, ऐसी चीजें कई बार पूछी जाती है, तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थन्स थ्योरम में वो फॉलोइंग इज अ जनरल स्टेटमेंट। देखो नॉर्थन्स थ्योरम बहुत बार देखने को मिला मुझे क्वेश्चन वाला, अलग अलग पीवाईक्यू में, चाहे आप एमपी का देख लो, चाहे आप महाराष्ट्र का देख लो, चाहे आप वेस्ट बंगाल देख लो, चाहे तेलंगाना देख लो, आप कर्नाटक का देख लो, जम्मू कश्मीर देख लो, मैंने बहुत बार नॉर्थन थ्योरम का ये इसी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बहुत बार आया। तो नॉर्थन थ्योरम क्या बोलता है कि सारे की सारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड कोई कंजर्व प्रॉपर्टी होती है। अगर सिमेट्री जो है, अगर तुम्हारी सिमेट्री पोजीशन में है, तो उससे क्या कंजर्व क्वांटिटी निकलती, लीनियर मोमेंटम। अगर सिमेट्री तुम्हारी टाइम में है, तो उससे एसोसिएटेड क्या है, तुम्हारा एनर्जी कंजर्व होती है। अगर सिमेट्री तुम्हारी किस में है, एंगुलर पोजीशन में या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, है ना, तो इससे एसोसिएटेड एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ये तीन ही कंजर्वेशन लॉज हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, आइडेंटिफाई दी हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी। तो हैमिल्टन जैकोबी, देखो इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है, बट आप लोग को डेरिवेशन नहीं करना है, इसका रिजल्ट याद रखना है, ऐसा वो उम्मीद कर रहे थे एग्जामिनर। जब हमारा लैम्डा बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाता है ना, लैम्डा जब बहुत स्मॉल है, जैसे हम ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए लैम्डा की वैल्यू 10⁻⁻34 होती है, आप डीब्रोगली से निकाल सकते हो। अपना मास रख लेना, और आप जिस वेलोसिटी से चल रहे हो वो रख लेना, ये लगभग इसी के ऑर्डर की आती है ना, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट बहुत ज्यादा नहीं। तो जब आप वेवलेंथ बहुत ज्यादा स्मॉल होती है हमारी, तो हम कैसे ट्रीट करते हैं उसको, क्लासिकल पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, और हम वहाँ पे क्लासिकल के जितने भी थ्योरम्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो लगाते हैं। तो यहाँ पे भी देखो शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ही बोल रहा है, इसीलिए शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट। देखो एक क्वेश्चन फर्दर क्या बन सकता है कि शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट में श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी को, या हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन को। ये क्वेश्चन बन सकता है फर्दर, अगर बनाना चाहें तो इसी क्वेश्चन का, ऐसे टाइप के देखो क्वेश्चन उसी टाइप्स के बनते हैं, या उन्हीं से बनते हैं जो ऑलरेडी पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। कई बार क्या होता है, वो दूसरे दूसरे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को उठा के देते थे, या क्या करते, मॉडिफाई कर देते थे।
तो इस क्वेश्चन से फर्दर क्वेश्चन क्या बना सकते हो कि शॉर्ट वेवलेंथ रेंज में श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाए, कि श्रोडिंगर इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, लीस्ट एक्शन प्रिंसिपल, या तुम्हारा दो ऑप्शन में और कुछ दे देंगे। तो देखो इसी से फर्दर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, बाकी ये बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन हमको एग्जाम में भी नहीं करना है और एग्जामिनर उम्मीद कर रहे थे कि आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। तो हम जब वेवलेंथ बहुत स्मॉल लेते हैं तो हम उसको प्लेन वेव की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि इसके लिए भी वेवलेंथ बहुत स्मॉल आती है। फिर इसका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन इनमें से जो है वो इक्वेशन आता है, वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, जहाँ पे ये जो होता है ये जैकोबी फंक्शन होता है। ये इक्वेशन आता कहाँ से, जब हम वेवलेंथ को स्मॉल कंसीडर करते हैं और हम वेव फंक्शन प्लेन वेव फंक्शन क्या होता है e⁻⁰ होता है। ठीक है, 3D में लूँ और अगर 1D में तो i⁻x होता है प्लेन वेव का, यहाँ पे कांस्टेंट होगा और उसमें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आप सॉल्व करते हो और फिर उसके बाद रिजल्ट आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट द रिलेटिविस्टिक स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन की रिलेटिविस्टिक स्पीड निकालने का काइनेटिक एनर्जी, देखो टोटल एनर्जी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, वो तो दी हुई है, क्यों निकालोगे। ठीक, और रही बात रेस्ट मास एनर्जी की, तो रेस्ट मास एनर्जी पता होनी चाहिए आप लोगों को किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, ये होती है रेस्ट मास एनर्जी। प्रोटॉन की कितनी होती है 938.6 और ये होती है प्रोटॉन की MeV। और न्यूट्रॉन की बात करें तो 939.3। ठीक है, ये सब पार्टिकल फिजिक्स में हम देते, तो ये कितना हो जाएगा 0.511 MeV। और हमको क्या रिलेटिविस्टिक स्पीड बोल रहा है, ये कितना होता है mc², ये कितना हो जाएगा 4.511 MeV। और ये क्या हो जाएगा m0 ऑफ √1 माइनस v²/c² इंटू c² इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पुट करोगे, देखो जब हम बहुत सब एटॉमिक लेवल में तो मास एनर्जी सेम होती है, ये एनर्जी है E इज इक्वल्स टू mc², तो ये हमारी एनर्जी है, मैं इसको c² से डिवाइड करूंगी तो मास आ जाएगा। तो अगर मैं मास की बात करूँ m0 की बात करूँ तो क्या होता है mev/c², c²। 11 MeV, तो c² से c² कर गया, MeV से MeV कर गया। अब इसको कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करना अच्छे से आप लोग। ठीक है, देखो वैसे भी दिख रहा है ये 4.5 समथिंग समथिंग है ना, अगर इसको चाहो तो मैं यहाँ सॉल्व करके आपको बताती हूँ। ये 0.5 ले लेती हूँ मैं, वन वन माइनस v²/c² हो जाएगा ये कितना 4.5। अप्रोक्सीमेट करना है क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है हमारे पास, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, ये 1/81 हो जाएगा और ये 1 माइनस v²/c²। इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 80/81। ठीक है, और इसका रूट करना है √ऑफ 80/81 इंटू सी। ठीक, अभी लगभग कितनी वैल्यू आएगी, देखो 0.99 समथिंग आएगी क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट का अंतर है। और 0.99 किसका आएगा आपका, क्या बोलते हैं वैल्यू, लगभग 1 का, ये 1 के तो बराबर है। तो ये लगभग सी की स्पीड, मतलब वेलोसिटी जो है वो लगभग सी स्पीड ऑफ लाइट जितनी ही होगी, तो इसलिए इसने देखो अप्रोक्सीमेटेड का साइन लगाया। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सी भी है यहाँ पे। आप देखो √1 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे √0.99 जो कि समा 1 के बराबर है, तो √1 तो 1 ही होगा और 1 को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो सी आएगा। ठीक है, अब पॉइंट इन अ फेज स्पेस स्पेसिफाई, तो देखो फेज स्पेस 6 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 3 तुम्हारे पोजीशन और 3 तुम्हारे मोमेंटम।
3 पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट, और ये क्या बोलते हैं इसको, 6 डायमेंशन होता है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि फेज स्पेस में कितने डायमेंशन होते हैं, तो 6, 3 किसके होते हैं, मोमेंटम के, और 3 तुम्हारे पोजीशन के। ठीक है। आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्स। देखो सेंट्रल फोर्स कुछ भी फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हो, अगर वो सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड है या आर पे डिपेंड है, तो ऐसे फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। सिर्फ लेकिन ओनली आर होना चाहिए, थीटा नहीं होना चाहिए, ना ही फाई होना चाहिए, ना ही कोई अदर एक्स वाई जेड, ये और एडिशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसमें पता है मुझे कि आर जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, बट एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड का टर्म नहीं होना चाहिए या थीटा फाई का टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। तब वो कंप्लीटली सेंट्रल फोर्स कहलाता है। ओके। अब यहाँ पे देखो सिर्फ आर का टर्म है, क्योंकि जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ए भी एम कांस्टेंट, तो ये तो है, वैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स का है। चार्ज कांस्टेंट होता है, ये तो दिख रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब ये थोड़ा डाउट कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये देखो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है और ये आर का फंक्शन है, तो ये भी है। मतलब ऑल ऑफ द अबव जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इजी क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। क्लॉसियस मोसोटी रिलेशन, तो ये हम सॉलिड में पढ़ते हैं। ये क्या बताता है कि जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मैक्रोस्कोपिक नेचर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और आपका पोलराइजेबिलिटी, जो कि माइक्रोस्कोपिक से रिलेटेड है। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो मैक्रोस्कोपिक के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन है। ठीक है। जैसे केमिकल पोटेंशियल जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है ना, लेकिन उसी का प्रेशर जो है वो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, जबकि है दोनों सेम चीज। ये भी दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जो कि प्रेशर के फॉर्म में हमको मैक्रोस्कोपिक में देखने को मिलता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और पोलराइजेबिलिटी के बीच का रिलेशन ही क्लॉसियस मोसोटी रिलेशन कहलाता है, जो कि क्या होता है, एप्सिलॉन आर। ये क्या है, रिलेटिव अपना परमिटिविटी। ठीक है। और ये क्या देगा, एप्सिलॉन आर प्लस 2 इज इक्वल्स टू एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया और ये हमारा पोलराइजेबिलिटी हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है। अब यहाँ बोल रहे हैं कि सेलेक्ट द वन। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन का आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और इसकी ट्रिक होती है ना, टी एच ई और एन बी, एन बी डी। टी मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट किसका, एच का। टेंजेंशियल मतलब पैरेलल, ये कंटिन्यूअस होता है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड के केस में हो। और इसके में बात करें तो नॉर्मल कंपोनेंट होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, और ये क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो है वो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता है। ठीक है। दोनों में कुछ अंतर ज्यादा नहीं होता है, ये तो रिलेशन आप लोगों को पता है ना। अगर कोई मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन नहीं हो रहा है तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट H के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट बताना है, तो देखो ये सही है, ठीक है, दिख रहा है। ओके। और ये भी सही है। इनके रिलेशन, ये कब कब रिलेशन यूज करते हो, टी एच एन बी डी, जब आपके पास चार्ज नहीं है, चार्जलेस मटेरियल है, और करंट, मतलब कोई भी बाउंड्री से करंट नहीं जा रही और चार्ज नहीं है उस बाउंड्री में। ये बाउंड्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो इस बाउंड्री में ना तो चार्ज है, इस बाउंड्री में ना तो करंट है, तब ये वाले रिलेशन यूज करना। लेकिन अगर चार्ज है तो करंट है, तो इसमें दो चेंज होते हैं, एक चेंज होता है एच में, ये तो सेम रहता है, और एक चेंज होता है बी में और डी में, और बी सेम होता है। ठीक है। तो कैसे लिखा जाता है इसको, डी पैरेलल 1 माइनस डी परपेंडिकुलर, सॉरी,
ये क्या हो जाता है हमारा सिग्मा एफ, जहाँ पे ये हमारा फ्री करंट डेंसिटी, क्योंकि ये फ्री चार्ज से एसोसिएटेड है ना, डाइलेक्ट्रिक में ही डिस्प्लेसमेंट करंट शो होता है, फ्री करंट डेंसिटी। ओके, और एक होता है हमारा एच से एसोसिएटेड, दैट इज पैरेलल वाला, तो 1 माइनस एच पैरेलल टू, ये क्या होता है के बी, ये क्या होता है फ्री करंट, फ्री चार्ज डेंसिटी, नॉट करंट, दिस इज चार्ज डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी। ठीक है, तो ये दोनों और आपका ये तो बाकी सेम ही रहता है, और ये क्या है हमारा, ये पैरेलल 1, ये कब यूज करना, जब आपके पास चार्ज्ड मटेरियल है और करंट है उस बाउंड्री में, है ना, तब ये यूज करोगे। तब जब चार्ज्ड हो बाउंड्री या उसमें करंट फ्लो कर रहा हो, तब ये बाउंड्री यूज करो। तो उस हिसाब से तो ये भी सही है, ये तो होता ही नहीं है, पैरेलल कंपोनेंट का कोई केस है ही नहीं, है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 4 5। ठीक, अब यहाँ पे हमको बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दी हुई है, और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ये सरफेस दे दिया है, सरफेस देखो के कैप में दिया, फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, बस इंटीग्रेट करो, और कुछ बताया नहीं ना शेप वगैरह, तो शेप नहीं बताया तो छोड़ दो, फिर कोई दिमाग नहीं लगाना, जब नहीं बताया है शेप वगैरह तो इंटीग्रेशन नहीं करोगे, मतलब करोगे इंटीग्रेशन, बट डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करके इसका आंसर सॉल्व कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करके जो है इसको सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा हमारा, डीएस ऑलरेडी दिया हुआ है सरफेस एलिमेंट, तो इंटीग्रेशन ना करके इसको डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट एस करके ऐसे, ठीक है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सिर्फ के वाला टर्म आएगा, इसमें 5 है और इसमें क्या है 10, तो 10 × 10⁻⁵, और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴, ठीक, ये करेक्ट आंसर हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये इनक्लोज्ड होना चाहिए, अगर इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखूं, है ना, तो क्लोज सरफेस का इंटीग्रल मतलब फ्लक्स को ही बता रहा है कि वह इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो कि 5 के बराबर होता है, ठीक है। अब इस चीज को अगर डी के फॉर्म में लिखना चाहो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी, ठीक, ये बाहर निकलेगा, ई की जगह लिखना है, तो ये डी बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, उसको कोई मतलब ही नहीं है डाइवर्जेंस से, क्योंकि डाइवर्जेंस जो है वो कांस्टेंट पे अप्लाई होता ही नहीं है, और ये कैंसिल, तो ये एक टर्म आएगा जो कि सही है, तो ये करेक्ट बोल रहा है, तो ये तो गलत होगा, है ना, और ये सही है ना, और हमको करेक्ट पूछ रहा है, ये गलत है बाकी ये भी सही दिया है, और यहाँ पे डिवाइड ये भी गलत है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी आना चाहिए, ठीक है, तो ये दो टर्म्स, ये दो तुम्हारे गलत है और ये दो सही है, मुझे लगता है इसके आगे भी शायद दिया होगा कि नहीं दिया, बाकी ये दोनों गलत है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, और ये दोनों सही है ना, एक सेकेंड वेट अ मिनट, नो 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 नो, ठीक है, ये तो सही किया हमने, वेट वेट वेट,
एक चीज हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमेशा फ्री चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होता है। और जब आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे तो गॉस लॉ में कोई भी फ्री चार्ज मतलब बाउंड चार्ज होता है उसमें, है ना। इसमें क्या होना चाहिए, फ्री चार्ज होना चाहिए। कोई भी देखो, जब हम सिग्मा बाउंड, सरफेस बाउंड चार्ज और वॉल्यूम बाउंड चार्ज, ठीक है, जब हम सिग्मा निकालते हैं जो कि हमारा सरफेस बाउंड डेंसिटी होता है, जो कि क्या होता है, पोलराइजेशन डॉट डीएस, और एक वॉल्यूम निकालते हैं, क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन, है ना। तो ये हमारा बाउंड चार्ज होता है, और बाउंड चार्ज किससे एसोसिएट होता है, डाइलेक्ट्रिक से। और डाइलेक्ट्रिक से ही एसोसिएटेड हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है ना, क्योंकि वहाँ चार्जेस जो है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं और उसकी वजह से करंट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो हम वैल्यू निकालते हैं, तो डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू जो हमारा रो एनक्लोज आया, ये जो रो एनक्लोज है, जो बाउंड चार्ज हम निकाल रहे हैं, वो कभी भी आपका करंट में कंट्रीब्यूशन करता है क्या, नहीं करता, ठीक है। हमेशा फ्री चार्जेस ही करंट में कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक। ओके, ठीक है, समझ आ गया। लेकिन जब गॉस लॉ हम अप्लाई करते हैं तो गॉस लॉ में यहाँ पे ये जो एनक्लोज्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के करस्पॉन्डिंग फ्री चार्ज होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो हमेशा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा फ्री चार्जेस से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। बाउंड चार्ज डेंसिटी हम निकालते हैं, लेकिन जो करंट की वैल्यू होती है वो फ्री चार्जेस से एसोसिएटेड होती है, ठीक है। ये चीज याद रखना हमेशा, ये चीज बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इस चीज को बहुत अच्छे से बता रही हूँ कि बाउंड चार्ज डेंसिटी ये हमारी चाहे सरफेस की हो चाहे हमारी वॉल्यूम की हो, है ना। बाउंड चार्ज डेंसिटी हम निकालते डाइलेक्ट्रिक के लिए, जिसमें हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखने को मिलता है, लेकिन करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री से एसोसिएटेड होता है। और गॉस लॉ जब हम अप्लाई करते हैं तो गॉस लॉ जो है वो हमेशा स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अप्लाई, जिसमें चार्जेस जो है वो स्टेशनरी होते हैं, मूविंग नहीं करते, क्योंकि मूविंग करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट, तो वहां पे हम गॉस लॉ नहीं लगाते, वहां पे हम बायोसेवर्ट लॉ लगाते हैं, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होगा ये एनक्लोज्ड नहीं है, फ्री होना चाहिए, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए। लेकिन गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, स्टेशनरी चार्जेस के लिए, तो यहाँ पे कोई भी फ्री चार्जेस नहीं होता है। तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू जीरो होगा किसके लिए, जब आप बोलोगे कि हम फ्री चार्जेस के लिए यूज कर रहे हैं, या सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपका गॉस लॉ डेल डॉट डी इक्वल्स टू जीरो होगा। लेकिन ये चीज जब आप डाइलेक्ट्रिक के लिए यूज करोगे, है ना, तो उस चीज की वैल्यू डिपेंड करेगी फ्री चार्जेस में, और फ्री चार्जेस डाइलेक्ट्रिक में नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक में नो फ्री चार्ज होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा इसकी वैल्यू डेल डॉट डी की वैल्यू वो जीरो होगी। तो ये इसका बल्कि करेक्ट आंसर होगा, गलत जा रहे थे हम, क्योंकि दो दो ऑप्शन सही हो रहा तो वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है डाई इलेक्ट्रिक के केसेस में, ठीक है। वैसे ये स्टेटमेंट भी सही है हमारा, देखा जाए तो अभी मैंने निकाल के दिखाया था आप लोग को, है ना। मैंने क्या दिखाया था, डेल डॉट इक्वल्स टू रो एंड क्लोज दिखाया था, ये सही है। लेकिन किसके लिए सही नहीं है, डाइलेक्ट्रिक के लिए सही नहीं है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के केस में, हाँ, डाइलेक्ट्रिक के केस में फ्री चार्ज होता नहीं है, बाउंड चार्ज होता है सारे के सारा, तो वहां पे फ्री चार्ज डेंसिटी जो है वो जीरो आ जाती है, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग सही है, और इन जनरल ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, इन जनरल ये दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के केस में ये वाला स्टेटमेंट सही, क्योंकि हमको है डाइलेक्ट्रिक मेंशन कर दिया। समझ आया क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब दिया हुआ है हमको
लॉरेंस गेज ट्रांसफर कंडीशन। लॉरेंस गेज और कूलम गेज दोनों याद रखना। कूलम गेज पता होगा, इसका डाइवर्जेंस 0 होता है, लेकिन तुम्हारा लॉरेंस गेज में क्या हो जाता है, ये 0 नहीं होता। ठीक, वहां पे क्या आता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाई डेल टी, जहाँ ये क्या है स्केलर पोटेंशियल और ये क्या वेक्टर पोटेंशियल। तो ये होता है हमारा लॉरेंस गेज। देखो वी भी डिनोट करते कई बार स्केलर पोटेंशियल को, कई बार फाई भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज इसको वोल्टेज या पोटेंशियल मत समझना, ये हमारा स्केलर पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो सारी चीज नहीं है, या वोल्टेज नहीं है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट याद रखना। इंटरैक्शन एनर्जी बोल रहा है दो मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक डायपोल्स, डायपोल्स कब बनेंगे, है ना, डायपोल दो पोल्स की वजह से बनेंगे, और दो मैग्नेटिक डायपोल के बीच में इंटरैक्शन एनर्जी निकालनी है। तो जैसे हमने मैं इलेक्ट्रिक डायपोल्स में निकाली थी, देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स के बहुत सारे रिजल्ट को मैग्नेटोस्टैट में एज इट इज अप्लाई कर सकते हो, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल्स की जब इंटरैक्शन होती है तो उसके लिए इंटरैक्शन एनर्जी का फॉर्मूला पता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब P1 डॉट P2, ये पहला दूसरा डायपोल मोमेंट, -3 टाइम्स ऑफ P2 डॉट आर कैप एंड P1 डॉट आर कैप। ये होता है इंटरैक्शन एनर्जी का फॉर्मूला, जिसमें अब डायपोल का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, याद रखना। ठीक है, तो मान लो ये आपका P1 है और ये आपका P2 है। ठीक, तो R क्या लेते हैं, इसके सेंटर से इसके सेंटर का इंटरेक्शन, ये R कहलाता है। दोनों के मिडिल से R को हमेशा ज्वाइंट किया जाता है, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, दोनों के मिडिल से जो है R को ज्वाइंट किया जाता है, तो वो R कहलाता है। तो इसी का एनालॉजी लगा के इसको भी लिख सकते हो। एप्सिलॉन नॉट हमेशा नीचे आएगा तो म्यू नॉट ऊपर आता है। ठीक है, तो म्यू नॉट ऊपर आएगा, 4 पाई हो जाएगा, 1/r³ तो सेम एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे P1 P2 किससे है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, तो यहाँ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा। 3 टाइम्स ऑफ P2 डॉट आ रहा है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ P1 ये आएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उससे एनालॉजी लगाना। अब यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल कैसे बनेंगे, तो करंट कैरिंग लूप जो है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। अगर ये आपके करंट का डायरेक्शन है तो ये आपके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। थंब से निकालते ना, ये आपकी फिंगर है और ये आपका थंब है। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। और एक मान लो ऐसा हो गया, तो ऐसे निकालोगे तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो इन दोनों के बीच में आपस में इंटरेक्शन। और यहाँ पे आर की वैल्यू पता है क्या होती है, ये होती है। तो जब आप इसके लिए इसके रिस्पेक्ट में आर वेक्टर देखोगे तो वो ये कैप होगा, इसके लिए देखोगे तो वो ये कैप होगा। ठीक है, फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास मूविंग इन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल दिया हुआ है जो कि किसकी तरह दिख रहा है हमको, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल दिख रहा है, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमको ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछ रहा है WKB से। अब देखो लिख दिया WKB तो लोग डर जाएंगे कि अरे यार WKB से करना है, बट ये तो नॉर्मल है। आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी पता है, हाँ ये होती है, क्वांटम में बहुत बार देखा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज एक अच्छा रोल प्ले कर रही है। यहाँ पे ये क्या है, ट्रंकेटेड है। ट्रंकेटेड का मतलब क्या होता ये हमारा नॉर्मल हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना, ये उसका पोटेंशियल का ग्राफ हो गया। x इज लेस देन 0 में इनफाइनाइट है, मतलब ये वाली चीज अब नहीं है, ये वाली चीज अब हटा दी। सिर्फ एक साइड पे हमारा अलाउड है पार्टिकल का जाना, इस साइड अलाउड नहीं है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है ट्रंकेटेड वाला, ये ट्रंकेटेड का केस है। तो इसमें जो एनर्जी का फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाता है 2n + 3/2 h क्रॉस ओमेगा। बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा पोटेंशियल दे देगा और बोलेगा इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी निकालो। सेकेंड है, इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितनी आएगी, 7/2 h क्रॉस ओमेगा। और जबकि इसकी कितनी आती है, 3/2 h क्रॉस ओमेगा। ठीक है,
और ये जो एनर्जी का वेरिएशन है ये पैरिटी की वजह से राइज होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ पैरिटी। ओके, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट बोल रहा है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 0 पुट करो, तो ग्राउंड स्टेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3/2 h क्रॉस ओमेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका मास दिया हुआ है हमको 1 ग्राम, कन्फाइंड इन अ बॉक्स, जिसकी लेंथ दी हुई है, मतलब ए लेते हैं हम जनरली, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है। एनर्जी क्या होती है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 m e स्क्वायर। अब देखो, ये आपको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो बोल रहे हैं ना, घुमाने के लिए बोल रहे हैं। आपको भी इतना पता है कि अगर कोई भी बॉक्स में हमारा पार्टिकल कन्फाइंड होता है, तो बॉक्स के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी हम 0 लेते हैं, पोटेंशियल 0 होता है ना, तो हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी ही है, और वही आपको पूछ रहा है, बस लैंग्वेज को घुमा दिया है उसने, ठीक है। पेन की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, पाई की वैल्यू मतलब 3.14 का स्क्वायर। अब ये एच क्रॉस मतलब एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल। टू एन की वैल्यू कितनी है, ग्राम्स में है, तो -3 लिख दूं केजी के लिए, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये 6.6 होता है, तो 6.6 का स्क्वायर 10⁻⁻68 डिवाइडेड बाई 4 2 8, और ये 10⁻⁻7। हम देखो अप्रोक्सीमेट ही कर सकते हैं हम, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ये हमको देखना है, ये डिजिट तो सब में सेम है, तो मैं अप्रोक्सीमेट मान के चल रही हूँ, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं इसको छोड़ दूँ, सिर्फ 10 की पावर देखते, तो कितना हो जाएगा हमारा 61। ये अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये तो नेगेटिव में ही आएगा। देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा लग रहा है देख के कि बहुत कैलकुलेटिव है, बट बहुत कैलकुलेटिव नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। देखो 1D का पता है क्या होता है ना, मैं 1D लिख रही हूँ अभी, साई मैंने नहीं लिखा है, साई को लिख लेते, चलो साई ऑफ एक्स और ई साई ऑफ एक्स। अब यहाँ पे साई की जगह क्या ले लिया है, यहाँ पे जो साई ऑफ आर है उसको यू ऑफ आर लिया है इसने, तो हम भी यू और ऑफ आर ले लेते हैं। और ये 1D है, 2D में करेंगे तो लाप्लाशियन ऑपरेटर बन जाएगा डेल स्क्वायर, यू ऑफ आर में ऑपरेट करेगा, पोटेंशियल भी जो है 3D हो जाएगा, यू ऑफ आर हो जाएगा, एंड यू ऑफ आर। तो हमारा देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, बस एक्सप्रेशन को थोड़ा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, तो लोगों को कंफ्यूज कर सकता है ये चीज। अब यहाँ बोला है कि वैल्यू ऑफ फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये चीज एक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू जो होती है वो E/H×C होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। और अगर इसको वेलोसिटी के टर्म्स में लिखो तो V/C होता है, ठीक है। तो V/C होता है, और इसकी वैल्यू जो है हम कैलकुलेट करते हैं, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है 2.2 × 10⁶ समथिंग होती है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होती है तुम्हारे चार्ज से, है ना। वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n, है ना, ओनली Z, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ Z/n, ठीक है। और जो फाइन स्ट्रक्चर हम निकाल रहे हैं वो ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग, तो Z की वैल्यू भी 1, N की वैल्यू भी 1, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 1/137 के आसपास आती है। और एक चीज याद रखना, एक आध बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सॉरी कि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट जो है इसकी यूनिट क्या होती है, तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, क्योंकि दोनों ही जो है वेलोसिटी के यूनिट आएंगे, तो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। लैंडेज फैक्टर बोल रहा है, तो जी इज इक्वल्स टू क्या होता है 1+, देखो ये क्वेश्चन कितना मतलब फेवरेट टाइप्स का नहीं बोल सकते हो आप लोग,
एटॉमिक से लैंडेज फैक्टर हो गया, तुम्हारा एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने का हो गया, स्पेक्ट्रल टर्म निकालने का हो गया, यही क्वेश्चन आते हैं। जे की वैल्यू क्या है? हाफ, तो ये हाफ 3/2। स्पिन कैसे निकालोगे? मल्टीप्लिसिटी से, तो 2s+1 L × J ऐसा होता है। यहाँ पे 2s+1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ, तो ये हाफ 3/2। और L, T की जगह L की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो कितना हो जाएगा? 2। अब इसको सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा हमारा? 3/4, 3/4, 6/4 हो जाएगा, -2 है ना। और ये कितना हो जाएगा? 6/4, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1+1 - 2 × 4/6, तो ये कितना हो जाएगा? 2 - 4/3 विच इज इक्वल्स टू 2/3। 2/3 इसका करेक्ट आंसर, ठीक। द करेक्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन ब्रैकेट, तो पॉइजन ब्रैकेट क्लासिकल का और सॉरी हाँ, पॉइजन ब्रैकेट क्लासिकल का और कम्यूटेटर ब्रैकेट क्वांटम का सेम चीज होती है ना। ब्रैकेट, ये आपको कम्यूटेटर ब्रैकेट है, पॉइजन ब्रैकेट है। इसमें IH क्रॉस से डिवाइड कर दो तो वही पॉइजन ब्रैकेट आ जाता है। ये रिलेशन होता है। अगर आपको पॉइजन ब्रैकेट LX LY का पूछे तो ये क्या होता है? IH क्रॉस LZ, तो IH क्रॉस से इसको डिवाइड कर देना तो ये LZ आ जाएगा। मान लो अगर पूछे फर्दर आगे क्वेश्चन आए तो, है ना। तो यहाँ पे क्या होती है? इसकी वैल्यू 1, क्योंकि कम्यूटेटर IH क्रॉस होता है, IH क्रॉस से डिवाइड कर दिया तो 1 बचा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन आर इलेक्ट्रिक डायपोल, तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल का सिलेक्शन रूल क्या होता है? डेल्टा एल जो है वो +-1 होना चाहिए और डेल्टा एस जो है वो 0 +-1 होना चाहिए। अब यहाँ पे तो ऐसा, और डेल्टा एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी इंटीजर, है ना, इसका कोई रूल नहीं होता। अब यहाँ पे एस स्पिन तो दिया नहीं है, तो एन देख लेते हैं, तो एन तो से कोई मतलब नहीं है। एल देखो +-1 होना चाहिए, एस से एस में जा रहा है तो डेल्टा एस की वैल्यू 0 हो गई, तो ये तो अलाउड नहीं होगा। एस से पी में जा रहा है, अलाउड है। एस से डी में जा रहा है, एस के लिए एल की वैल्यू 0 और डी के लिए एल की वैल्यू 2, तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा? 2, तो ये भी अलाउड नहीं है, सिर्फ यही अलाउड है। देखो बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि अगर क्वेश्चन का आंसर ना बन रहा हो तो ऑल ऑफ दिस दिया है तो ज्यादातर चांसेस है ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होगा, बट इसमें ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस गलत दिया हुआ है गुमराह करने के लिए, ऐसा मत करना, ठीक है। करेक्ट रिलेशन पूछ रहा है, देखो एक्स वाई आई एच क्रॉस अभी बताया, वाई जेड के बाद क्या बच रहा है? एक्स, साइक्लिक ऑर्डर में है, सही है, मतलब दोनों आंसर सही है। इसको एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये क्या है? लेविसिविटा फंक्शन, एप्सिलॉन आई जे के क्या लेविसिविटा फंक्शन, इसकी 3 वैल्यू होती है। अगर आई इज नॉट इक्वल्स टू जे इज नॉट इक्वल्स टू के और ये क्या हो? साइक्लिक हो, तो लेविसिविटा की वैल्यू जो होती है वो 1 आती है, साइक्लिक होना चाहिए लेकिन, है ना। अगर ये नॉन साइक्लिक हो, साइक्लिक नहीं है लेकिन अलग अलग है, तो इसकी वैल्यू -1 आती है। यहाँ पे भी ये वैल्यू सेम नहीं है लेकिन साइक्लिक नहीं है, जैसे आई के जे हो गया, के आई जे हो गया, ये तो साइक्लिक हो गया, के आई जे, के जे आई हो गया, है ना। तो ये नॉन साइक्लिक है लेकिन सब डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू है। अब ये है ही नहीं, मतलब इसमें किसी भी एक की वैल्यू सेम हो गई, ठीक है, या तो ऐसा हो गया या तो ऐसा हो गया, तो इसके लिए लेविसिविटा की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। तो ये इसका जनरलाइज्ड टर्म होता है, स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें आप एक्स वाई जेड पुट कर दो, 1 2 3 पुट कर दो, आपकी डिपेंडेंसी, ओके। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल 1D बॉक्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, साई ऑफ एन ऑफ एक्स √2/a साइन ऑफ n पाई x बाई a। देखो कई बार क्या होता है कि लेंथ
चेंज कर देता है आप लोगों को, है ना। तो इसको हमेशा ए मत याद किया करो, इसको ऐसे याद किया करो कि ये होती है लेंथ ऑफ बॉक्स। अगर 2a है तो 2 लिख देना, 3a है तो 3a कर देना, लेंथ ऑफ बॉक्स ये ऐसे याद रखना। 2a है तो 2a, 3 है तो 3a, a/2 है तो a/2 दे सकता है वो, क्यों नहीं दे सकता। तो ये कैसे होगा। Which of the following statement holds true for entropy in a thermodynamic system? अब देखो, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज इन ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो देखो ये सही है ना। ये वाला स्टेटमेंट जो है कि एंट्रोपी सिस्टम की हमेशा इंक्रीज होती है, तो ये तो सही बोल रहा है ना। चेंज इन एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। हमको क्या निकालना है कि स्टेटमेंट ट्रू है। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन और रिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी सही है। जो चेंज इन एंट्रोपी है वो जीरो होती है रिवर्सिबल की, चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। साइक्लिक प्रोसेस में क्योंकि एस डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी होता है, ठीक है। और साइक्लिक प्रोसेस में हीट का भी चेंज नहीं होता, है ना। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज ऑफ हीट जो है वो इक्वल्स टू जीरो आ जाता है। ओके, तो ये चीज भी जो है हमारी जीरो हो जाएगी, तो फिर हमारा चेंज इन एंट्रोपी भी जीरो हो जाएगा। इसके लिए रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में इसकी वैल्यू जीरो हो गई, मतलब ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एडियाबैटिक, अब एडियाबैटिक के केस में डी क्यू की वैल्यू जीरो, तो डी एस की वैल्यू जीरो, मतलब एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है, तो ये भी सही है। मतलब तीनों के तीनों ऑप्शंस सही है। तो यहाँ पे देखो ऑल ऑफ द अबव वाला केस सही फिट हो रहा है ना। The probability density in case of grand canonical ensemble depends upon, तो इस चीज को आप लोग याद रखना। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन केस ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल, देखो देखो जितने भी एंसेम्बल आपको पता है, कौन कौन से एंसेम्बल होते हैं। एक होता है हमारा माइक्रो कैनोनिकल, एक होता है ग्रैंड कैनोनिकल, और एक होता है कैनोनिकल। तो माइक्रो कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल और एक कैनोनिकल एंसेम्बल, है ना। इसको क्या बोला जाता है, ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ये क्या होता है हमारा ओपन सिस्टम, जिसमें एनर्जी, अगर हम थर्मो से एनर्जी लें, और ये होता है हमारा क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि एनसेम्बल किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, एनर्जी जो है वो हमारी वेरी करती है यहाँ पे, है ना। ये क्या होता है एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टेम्परेचर सब कांस्टेंट होता है ना। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं आता है, इसमें ए वी एन वी टी। EVN, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। यहाँ पे टी वी और म्यू ऐसे याद रखना है इस चीज को, ठीक है, कि कौन में क्या क्या कांस्टेंट होता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर और वॉल्यूम पे, तो नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है प्रेशर और वॉल्यूम का, क्योंकि प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे करता है, बट दोनों बोल दिया। एनर्जी पे करता है क्या, नहीं, लेकिन टेम्परेचर पे, ये दोनों पे करता है लेकिन इन दोनों पे नहीं करता। सिर्फ एनर्जी पे करता है क्या, ओनली नहीं बोल सकती, क्योंकि टेम्परेचर पे भी डिपेंड है, वॉल्यूम पे भी डिपेंडेंसी है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंडेंसी है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, सही आंसर आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो मैंने बताया था कि आपका हीट और वर्क डन, बस ये दो ही जो होते हैं वो पाथ फंक्शन है, मतलब जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। इसके अलावा कोई भी थर्मोडायनामिक वेरिएबल बोल दे या पैरामीटर बोल दे, वो हमेशा स्टेट फंक्शन होते हैं, जिसको हम पॉइंट फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेट फंक्शन का दूसरा नाम पॉइंट फंक्शन भी, जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। और सारे के सारे स्टेट फंक्शन जो है साइक्लिक प्रोसेस में जो है वो कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाता है।
जब स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू आइस, ठीक है, स्टीम आइस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, फ्रीज हो रहा है मतलब एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, है ना, एंट्रोपी ऑफ मॉलिक्यूल तो वो तो डिक्रीज कर जाएगी, एंट्रोपी जो होगी मॉलिक्यूल की डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कैसा स्टेट है, डिसऑर्डर, इसमें ऑर्डरनेस बहुत ज्यादा है और ये ऑर्डर्ड है। देखो खुद ब खुद ये चीज नहीं हो रही है, लेकिन हाँ आइस खुद ब खुद जो है स्टीम बन सकती है अगर आप उसको नॉर्मल रख दो तो, बिकॉज ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर। तो इस डायरेक्शन में हमारा जो एंट्रोपी का चेंज है, वो एंट्रोपी में इंक्रीज होती है, तो ये हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जबकि ये हमारी क्या कैसी है, ये स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद नहीं होती, ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, देखो क्लॉसियस इक्वेशन क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है, ठीक, टी वी टू माइनस वी वन, ओके। यहाँ क्या बोल रहा है कि मेल्टिंग ऑफ आइस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग प्रेशर। देखो आइस है हमारे पास, आइस की मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है प्रेशर, देखो जो आइस होती है, आइस की जो डेंसिटी होती है, पोरस होता है, वो किससे ज्यादा होती है, वाटर से, डेंसिटी ऑफ वाटर, इससे इसकी जो है डेंसिटी ज्यादा होती है, किसकी, वाटर की, किससे, आइस से, क्योंकि आइस में पोर्स होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लेटेंट हीट, ये क्या हो गया, वॉल्यूम फाइनल और ये वॉल्यूम इनिशियल, ओके। तो जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल में क्या है हमारा, आइस, या ये बोल सकते हैं कि आइस का वॉल्यूम बोलो, तो आइस का वॉल्यूम क्या है, वो ज्यादा होगा किससे, वाटर के वॉल्यूम से, क्योंकि डेंसिटी इसकी कम इसकी ज्यादा। देखो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, मास का कंटेंट तो दोनों में सेम है, वॉल्यूम के चेंज की वजह से डेंसिटी में फर्क पड़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आइस का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी कम होती है, और वाटर का वॉल्यूम जो है वो कम होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो वॉल्यूम किसका ज्यादा हो रहा है, आइस का, और ये क्या है हमारा, पानी, ठीक है। तो मान लो अगर हमारा फाइनल वॉल्यूम जो है वो वाटर बन रहा है, क्योंकि मेल्ट हो रहा है ना आइस, मेल्ट हो रहा है मतलब इनिशियल स्टेट क्या है हमारी, इनिशियल स्टेट आइस है, फाइनल स्टेट वाटर है, ठीक, मतलब ये हमारा V2 है और ये हमारा V1 है, और वॉल्यूम किसका ज्यादा है, वाटर का, मतलब V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव, ठीक। अब ये तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, जब जिस टेम्परेचर में हमारा आइस मेल्ट होता है, ये लेटेंट हीट है ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर है, मतलब T2 माइनस T1, बाद का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये चीज हमारी पॉजिटिव ही आएगी, ये चीज पॉजिटिव आएगी, मतलब ये चीज हमारी पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे ये वाली चीज हमारी नेगेटिव आएगी, और इसके अलावा और कुछ होगा क्या, मतलब हमारा जो RHS का टर्म है वो नेगेटिव आना चाहिए, है ना, RHS का टर्म हमारा क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, इसका मतलब जो dt होगा ये तो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब dp बाई dt जो है ये हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, dp बाई dt हमारा नेगेटिव आना चाहिए, और वही उनको पूछ रहा है कि dp बाई dt की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो ये किससे निकालते हो, इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। फाइनल वॉल्यूम क्या है, जिसमें आपका स्टेट बदल रहा है, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है, जिसमें स्टेट आपका था, तो यहाँ इनिशियल आइस हो गया, फाइनल वॉल्यूम हो गया अपना वाटर का, ठीक है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो कम हो जाती है अगर हम उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमारी डीपी बाई डी टी की वैल्यू नेगेटिव आती है, वो हमें इधर से निकालना है, क्योंकि लेटेंट हीट कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा नहीं इसमें, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन में होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो नेगेटिव है ही नहीं, ठीक है।
द फ्लूइड ऑफ फॉर हीलियम, है ना, एट लो टेम्परेचर इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब ये जो है ये सुपर फ्लूइड की स्टेट होती है ना, लिक्विड हीलियम या फ्लूइड जो हमारा हीलियम है ये बहुत लो टेम्परेचर में, है ना, इसके पास एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, जैसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है वैसे ही बहुत लो टेम्परेचर में ये सुपर फ्लूइडिटी शो करता है। जैसे सुपर फ्लूइडिटी का मतलब कि उसमें विस्कस ड्रैग है ही नहीं। विस्कस ड्रैग जो अमूमन दो लेयर्स जो लिक्विड की होती है उनमें बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको विस्कस ड्रैग बोलते हैं। वो जब कोई लिक्विड सुपर फ्लूइड बन जाता है या कोई लिक्विड जब सुपर फ्लूइड है तो उसका विस्कस ड्रैग जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो एक ये क्राइटेरिया तो सही है और ये ज्यादातर हीलियम के साथ ही देखने को मिलती है सुपर फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी। ठीक है, लो टेम्परेचर में। और ये क्यों शो होता है, तो देखो एक तो स्मॉल मास है, ये भी इसका करेक्ट आंसर है, और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन एटम्स। हीलियम एटम जब आपस में फ्लूइड में जो हीलियम एटम्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक लगता है, इसकी वजह से फ्लूइडिटी जो है उनमें लगने वाला जो ड्रैग फोर्स है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्योरली जो है क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना है। क्या है? क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, द मटेरियल हैविंग लो रेजिस्टिविटी आर आइडियल कैंडिडेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ। देखो लो रेजिस्टिविटी है इसका मतलब हीट लॉस कम होगा, हीट लॉस डिक्रीज हो जाएगा। जिसकी रेजिस्टिविटी कम है तो हीट लॉस कम हो जाएगा ना। तो ऐसे मटेरियल का यूज करके आप मैग्नेट बहुत अच्छा बना सकते हो। कौन सा मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, in case of black body radiation with increase in temperature of body the intensity of radiation for each wavelength। अब ये मीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है जो कि क्या होता है कांस्टेंट। ठीक है, नहीं, increase in temperature intensity of radiation for each wavelength। हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है ना। हम्म, with increase in temperature of body the intensity of radiation for each wavelength decreases, है ना, each wavelength के corresponding इंटेंसिटी बोल रहा है। टेम्परेचर बढ़ता है तो देखो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है ना हमारा, ये हमारा यू लैम्डा डी लैम्डा और ये टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारी पीक शिफ्ट होती जाती है ना टुवर्ड्स दी हायर वेवलेंथ टेम्परेचर, लैम्डा एम लैम्डा एम, ये T1 टेम्परेचर ये T2 टेम्परेचर, है ना, और T2 जो है वो लेस देन T1 से, तभी तो पीक शिफ्ट हो रही है। T2 इज लेस देन T1। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉर ईच वेवलेंथ, तो सबके करस्पॉन्डिंग की इंटेंसिटी जो है बढ़ती है, लेकिन जो वेवलेंथ है ना, सबके करस्पॉन्डिंग की इंटेंसिटी बढ़ती है। देखो इसका पीक बढ़ जाता है ना, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व जो है वो कांस्टेंट होता है एनर्जी डेंसिटी का। तो पीक बढ़ जाती है लेकिन जो मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे हमको एक्चुअली इंटेंसिटी बोला है ना, तो इंटेंसिटी तो बढ़ती है, ये इंटेंसिटी बता रहा है तो इंटेंसिटी इंक्रीज करती है, लेकिन वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये हमको पता चलता है क्योंकि एरिया अंडर द कर्व जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए नो मैटर व्हाट। ठीक है, अगर आप हाई के लिए कर रहे हो और ये आपका लो के लिए है तो दोनों के अंडर का जो एरिया है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि एरिया अंडर कर्व जो है वो एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी, ये क्या है? क्लॉसियस थ्योरम है।
जो कि रिवर्सिबल साइकिल के लिए 0 होता है ना, क्योंकि उसमें चेंज इन एंट्रोपी जो है वो हमारी 0 होती है, तो ये क्लॉसियस थ्योरम है। इफ द पार्टीशन फंक्शन इज z, ठीक है, एंड बीटा इज इक्वल्स टू हाफ के टी है, तो मीन एनर्जी बोल रहा है। देखो एनर्जी क्या होता है, डेल यू बाई डेल टी, डेल नॉट डेल यू, हमने कैनोनिकल एनसेम्बल में एक पैरामीटर होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इसको एफ से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। ये होता है माइनस के वी टी एल एन ऑफ जेड, जहाँ पे जेड हमारा पार्टीशन फंक्शन होता है। तो एक ये रिलेशन कैनोनिकल एनसेम्बल में आता है। दूसरा रिलेशन आता है एनर्जी का, जो कि क्या होता है डेल बाई डेल बीटा ऑफ एल एन जेड, या एल एन क्यू भी बोलते हैं, जेड बोलो या क्यू, मैं ज्यादातर क्यू यूज करती हूँ, ठीक है। पार्टीशन फंक्शन को क्यू से भी डिनोट किया जाता है। तो हमको जेड दिया हुआ है और बीटा की वैल्यू के टी दी हुई है, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, तो ये तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट दिख रहा है आप लोग को, अपन लोग को, है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट। कई बार क्या होता है ये टी के टर्म्स में पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ पे बीटा के टर्म्स में, तो टी के टर्म्स में, तो टी में क्या कर दोगे, बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/kt, ठीक है। तो डेल बीटा क्या हो जाएगा -1/kt² डेल टी। तो डेल बीटा की जगह ये पुट कर दो, तो E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल बाई डेल बीटा की जगह डेल टी, और ये एल एन ऑफ जेड। तो E इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, ये नेगेटिव कट जाएगा, क्या हो जाएगा kt² डेल बाई डेल टी ऑफ एल एन ऑफ जेड। तो इसी को, एक ये एक्सप्रेशन है जो बीटा के टर्म्स में है, और एक ये एक्सप्रेशन है जो कि टी के टर्म्स में है, दोनों टर्म्स में पूछ सकते हैं। इस बार आपको बीटा के टर्म्स में पूछ लिया, क्योंकि यही दोनों का स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए, हेल्महोल्ट्ज का और इसका, और बाकी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, डी ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये माइनस एस डी टी माइनस पी डी ये होता है। तो अगर आपको एंट्रोपी निकालनी है तो इसका डेरिवेटिव कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, आपको प्रेशर निकालना है तो इसका डिफरेंशिएट कर दो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, ऐसे निकाला जाता है। और अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं केमिकल पोटेंशियल के टर्म्स में भी, तो माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है या नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, जो कि कैनोनिकल एनसेंबल में होता भी है, क्योंकि क्लोज सिस्टम होता है वो, है ना। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। बाकी के जितने क्वेश्चंस बच रहे हैं उसको ऐप में डले हैं, मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करके ऑलरेडी उसका डिटेल सॉल्यूशन बताया है, आप ऐप में जाके विजिट कर सकते हैं, वो फ्री कंटेंट है ना, अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। मैंने 2022 का भी सॉल्यूशन कराया है जो यूट्यूब में भी डला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। और सेट आप लोगों का 1 मार्च को है ना, और आई होप कि जितने लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन की है उन सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, ओके। और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो है आ चुका है ना, तो उसको भी टारगेट करके हमने एक बैच लॉन्च किया है अ, आप लोगों के लिए। तो उसमें भी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में वो क्लासेस अवेलेबल रहेगी, सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स जो पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। ई बुक अवेलेबल होगी, जो भी हम कंबाइंड फॉर्म में, या जो भी ऐसा लगेगा कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड ये कंटेंट आप लोगों को, आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो अपने एंड से, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप लोग को इंटरव्यू भी फेस करना है, तो इंटरव्यू जब आप फेस करेंगे तो आपको डिटेल में चीजें पढ़नी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आप लोगों का एक वो एग्जाम है जिसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करो, है ना। टेस्ट सीरीज भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है, डाउट सेशन होंगे क्योंकि लाइव क्लासेस होंगी, तो लाइव क्लासेस होना इसलिए बेनिफिशियल होता है कि आपको उस टाइम पे जो भी डाउट आए आप पूछ सकते हो, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल की रहेगी वैलिडिटी आप लोगों की, और एक्सटेंड कर देंगे जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक, ठीक है।
सो इसका जो प्राइस है दैट इज़ 3,999 और इसमें कुछ कुछ क्लासेस जो है अभी हो चुकी हैं, दैट इज़ न्यूक्लियर फिजिक्स की कुछ कुछ क्लासेस हो गई हैं, एटॉमिक की हो गई हैं और मॉलिक्यूलर हो चुका है। ठीक है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर हो चुका है और इनकी क्लासेस जो है सून लाइव जो है हम चालू करने वाले हैं। सो डू एनरोल दिस कोर्स एंड बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डेप्थ में टारगेटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टारगेटिंग द इंटरव्यू जो आप लोगों का उसके बाद होगा, दोनों को हम बहुत अच्छे से टारगेट करके जो है इस चीज़ को हम चलाएंगे, है ना। और प्लस एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लोग को लग रहा है कि मतलब किस टाइप की प्रिपरेशन होगी या क्या होगी, तो आप लोग ऐप में जाके इसके कंटेंट्स कुछ कुछ डेमो में कंटेंट्स डले हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं, वो एक्सेस फ्री है, तो उनको आप देख सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं। प्लस जो लोग सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी लास्ट मोमेंट में टेस्ट सीरीज देना ना भूलें, तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारे ऐप में, भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ 499 है। और चाहें तो फिर अपने एंड से कोई भी क्वेश्चन पेपर ले और 2 घंटे को स्लॉट टाइम लगा दी क्लॉक में और फिर उस चीज़ को एनालिसिस करें, बट टेस्ट ज़रूर दें, बिना टेस्ट के सेट की एग्ज़ाम ना देना चाहिए। एटलीस्ट 2 से 3 जो है एफएलटी आप लोगों को देनी चाहिए, लेकिन आप लोगों का रिवीजन जो है वो 90% रिवीजन होना चाहिए, मतलब 80 to 90% सिलेबस का अच्छे से आपने 2-3 बार रिवीजन कर लिया है तो फिर 2-3 एफएलटी काफ़ी है, नहीं तो और ज़्यादा एफएलटी भी दे सकते हो, क्योंकि एफएलटी देने से क्या होता है कि आप लोगों को एनालिसिस होता है, क्योंकि पढ़ तो हम सब लेते हैं बट उस 2 घंटे में क्या होता है कि माइंड इधर जा रहा उधर जा रहा है, चीज़ें रिकॉल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, तो ये ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो प्लीज़ जाएं, टेस्ट दें और बहुत अच्छे से अपना सेट एग्ज़ाम क्लियर करें और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है, हमने जो पढ़ाया है, हमने जो मेहनत की है, वो मेहनत कितना बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा एग्ज़ाम के बाद। और डेफिनेटली सॉल्यूशन तो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 1 तारीख को पेपर होगा आप लोगों का, तो डिटेल जो है आप लोगों का सॉल्यूशन और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स भी बताया जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, तो उसमें मैं 24 का जो पीडीएफ है सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन, उसका हैंड रिटन पीडीएफ डाल दूंगी। मान लो अगर आप वीडियो नहीं देखना चाह रहे हैं तो आप उससे भी गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कम ही क्वेश्चंस जो है इंक्लूड किए हैं, क्योंकि टाइम बहुत जाता है ना, मैं आप लोगों को समझाती हूँ तो टाइम बहुत चला जाता है और अभी आप लोगों के लिए भी इतना टाइम नहीं है कि वीडियोस देखनी है सारी चीज़ें। तो मैं क्या बोलते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी पीडीएफ, तो आप उधर से आके देख सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग द असिस्टेंट प्रोफेसर बैच, क्या होगा कैसे होगा अपार्ट फ्रॉम दिस, तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली, हमको डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, तो उससे शेयर कर, उससे जुड़ के जो है आप चीज़ें मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और सेट एग्जाम को बहुत अच्छे से फुलफिल कीजिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर वेट कर रहा है आप लोगों का। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।